हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इस कार्यक्रम में हम आज के दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये जो दो प्रमुख समाचार पत्र हैं, इनमें छपे हुए सभी संपादकीय, उनमें से जो संपादकीय इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन संपादकीयों की हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। उनके परिवेश को, उनके परिदृश्य को हम समझने का प्रयास करते हैं। आज 19 जून है। अच्छा, किसी कारणवश मैं शनिवार की आपकी क्लास नहीं ले पाया था, तो शनिवार की क्लास इसीलिए दिलीप ने ली। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप जुड़े, आप इस कार्यक्रम को लेके आपने अपना जो स्नेह है वो बनाए रखा। और सामान्य तौर पे इस बार बैच चलने के बावजूद मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस क्लास को मैं ही लूं, ताकि आप लोगों का जो एक जुड़ाव है इस कार्यक्रम के साथ वो वैसे ही बना रहे जैसे हमेशा रहता है। इकोनॉमिक्स की क्लासेस मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि अभी भी बार बार बताने के बाद भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग माध्यमों से मेरे से पूछ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह की जो क्लासेस थी, आपकी रमेश सिंह पुस्तक पे आधारित जो क्लासेस थी, वो क्लासेस आपकी, आप ये मान के चलिए कि जून अंत या फिर 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगी। तब तक का लास्ट डेट है, तब तक प्रारंभ हो जाएंगी निश्चित तौर पे। इसका कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अभी आजकल मेरा NCERT का जो कोर्स है उसका बैच चल रहा है और उस बैच में 2 घंटे की क्लासेस होती हैं जिनके लिए तैयारी करनी होती है। तो समय का एक अभाव है मेरे पास और उस समय अभाव के कारण ही मैं NCERT वाला जो बैच है वो आपके साथ, माफ कीजिएगा, ये जो रमेश सिंह वाला बैच है आपके साथ रेगुलरली नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन अब कई बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं कि सर हम उस पर डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, कहीं वो बीच में बंद तो नहीं हो जाएगा। तो एकदम अश्योर्ड रहिए, मतलब ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैंने एकदम कमिटमेंट दिया है आपको कि उस किताब को जितना किसी भी सिविल सेवा परीक्षा में आवश्यकता होती है उतना मैं पढ़ाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कभी कभी इस तरह के ब्रेक लग जाते हैं दूसरे व्यस्तता आने के कारण, लेकिन ऑलरेडी काफी लेक्चर्स हैं, आपके लिए अच्छा रिवीजन का मौका है। आप लोग, आप में से जो लोग उस प्रोग्राम के साथ रेगुलरली जुड़े हुए थे, आपके पास बहुत शानदार रिवीजन का मौका है ये, और उसको रिवाइज कीजिए। उस समय को, इस टाइम को वेस्ट मत होने दीजिए। और हम लोग बहुत जल्द जो है, बस अब क्या 10 दिन और बचे हैं, 10 दिन के बाद हम उस प्रोग्राम को एक बार दोबारा शुरू करेंगे। मैं भी बहुत चाहता हूं कि उस कार्यक्रम को मैं जल्दी से जल्दी शुरू कर पाऊं, ताकि एक जो इकोनॉमिक्स की भी लर्निंग जो हमारी चल रही थी वो ठीक से चलती रहे। 19 जून है आज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि स्टडी IQ IAS हिंदी का जो पहला P2I बैच है वो आज से शुरू हो रहा है। बहुत बड़ा दिन है हम सभी के लिए। बहुत सोच विचार के, बहुत ध्यान मंत्रणा करने के बाद, छात्रों से चर्चा करने के बाद, विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद हमने निर्णय लिया है कि हम हिंदी में भी P2I बैच लेके आएंगे। आप सभी जानते हैं, मैं क्योंकि नॉर्मली अपनी हर क्लास में बताता हूं, बाकी टीचर्स भी आपको बता रहे होंगे, P2I का तात्पर्य क्या है कि आपका प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक आपकी पूरी तैयारी हम लोग यहां पर कराएं। ठीक है, पूरी तैयारी हम लोग यहां पर आपकी पूरी तरह से कराने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि देखिए, आमतौर पे क्या होता है, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आप तय करते हो कि आपको लगभग कितना खर्चा करना है। सेल्फ स्टडी हम में से कई लोगों को लगती है फ्री है, लेकिन वो भी फ्री नहीं होती। उसमें भी आप पुस्तकों में, अलग अलग जगह से मटेरियल खरीदने में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसा खर्च करते हो। तो यहां पर हम ये चाहते थे कि एक आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगर छोड़ दें, उसके अलावा बाकी सब कुछ आपको हम एक छत के नीचे एक कार्यक्रम के अंदर प्रोवाइड कर दें, तो आपको एक डेफिनेटिव तरीके से पता चल जाएगा कि मेरे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। और अगर आप लोग स्टडी IQ IAS हिंदी को जानते हैं तो आप ये जानते हैं कि हम जो भी चीज बनाते हैं या जो भी चीज आपको प्रदान करते हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती है। आप हमारे संस्थान को अब इतना तो जानते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि चलो ठीक है कुछ भी कहीं से भी अरेंज करके दे दो, ऐसा काम हम लोग नहीं करते। आप जानते हैं, आप में से कई लोग, बहुत लोग हमारे साथ फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं किसी ना किसी दूसरे बैच में, बहुत लोग NCERT में भी होंगे। आप लोग इस बात को जानते हैं कि क्वालिटी को लेकर, भले वो यूट्यूब कंटेंट हो या फिर बैच कंटेंट हो, हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो एक टॉप क्वालिटी का जो आपकी तैयारी है प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की, हर चरण की आपकी हम सिर्फ 29,999 रुपए में, यानी कि 30,000 रुपए में हो जाएगी अगर आप AJ लाइव कोड लगाते हैं।
शाम को 6 बजे से बैच शुरू होगा। तो आप अगर ये वाला बैच ले लेंगे तो आपको सिर्फ अपने ऑप्शनल पे अतिरिक्त खर्चा करना होगा, जिसके लिए आप 10-15 हजार रुपए का कोई कोर्स खरीद सकते हैं बस। उसके अलावा आपको आपकी पूरी तैयारी पर कभी कहीं पर भी कोई खर्चा नहीं करना होगा, ना किसी टेस्ट सीरीज के लिए, ना किसी इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, किसी तरह का कोई खर्चा आपको किसी भी तरह से नहीं करना होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझें। तो जल्दी से जल्दी जुड़ें। अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चे जुड़ते हैं तब तक 4-5 क्लास छूट गई होती हैं। तो शुरू का जो जोश होता है उसको मिस मत करें। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़ें। आज इंपॉर्टेंट दिन है, पहली क्लास होगी शाम 6 बजे से। इस क्लास के खत्म होने के 1 घंटे बाद से आप अभी तुरंत भी जुड़ सकते हैं। और आपको किसी तरह की समस्या आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज और, आप में से कई बच्चों ने कराया है। अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स के छात्र हैं या छात्रा हैं और आप अपने बैच को P2I में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं यार मेरे को P2I में ही जाना है, तो आप P2I में अपने आप को अपग्रेड करा सकते हैं। उसके लिए आप मेरे को एक बार टेलीग्राम पे या ईमेल पे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक माध्यम बताऊंगा, जिसके जरिए आप जो है हमारे एग्जिस्टिंग बच्चे जो हैं वो डिस्काउंटेड रेट पर P2I से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो फीस का फर्क है उससे थोड़ा सा कम देकर ही वो P2I के साथ जुड़ सकते हैं। ये एक तरीका है। तो आज बैच शुरू हो रहा है, इसमें देर मत कीजिएगा। फाउंडेशन बैच हमारा चल ही रहा है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं। हालांकि अब 7-8 दिन की क्लासेस मिस हो गई हैं आपकी, लेकिन तब भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप बैच 6 से जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड लगा के आप 17,499 में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ मेरे साथ संपर्क करना हो एडमिशन के लिए, किसी अन्य चीज के लिए, किसी प्रकार की गाइडेंस के लिए, तो तरीके आपको पता है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अतुल जैन UPSC गाइडेंस, जहां पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आज आ जाएगी। अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं हूं, मैं बार बार ये बात बताता हूं। तो बेहतर तरीका है मेरे को ईमेल करना atul.jain@studyiq.com पर। यह बेहतर तरीका है मेरे साथ संपर्क करने का। अच्छा, इंस्टाग्राम पे यार एक और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप वो भेजिए। ठीक है, उसमें 2 चीजों का ध्यान रखिए। पहली चीज तो यह है कि मेरे को अवांछित फॉरवर्ड्स मत भेजिए। मैं नॉर्मली किसी को ब्लॉक नहीं करता इंस्टाग्राम पे, मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप सभी छात्र हैं। लेकिन एक छात्र को मैंने आज ब्लॉक किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, जो कि मेरे को कुछ तो रैंडम वीडियोस भेज रहा था। जो मैं आपको बोलता हूं ना, रील बनाने वाला एक कल्चर चला हुआ है आजकल की। वो बच्चे, कॉलेज के लड़के लड़कियां, वो कुछ तो गानों पे नाच रहे हैं और इस प्रकार की रील्स बना रहे हैं। तो एक छात्र कोई था जो मुझे इस प्रकार की रील्स निरंतर भेजता जाता था, तो मैं तंग हो गया। मैंने आज उसको ब्लॉक किया कि नहीं यार, मेरे को ये क्या है, ये मेरे को नहीं देखना ये। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं कोई, तो उस प्रश्न को स्पेसिफाई करें। मतलब आप ये ना पूछें कि सर तैयारी कैसे करूं। यार मतलब ये कैसा सवाल है यार, तैयारी कैसे करूं पर तो सेमिनार लगेगा ना। ये एक चैट में आपको उसका उत्तर कैसे दे सकता हूं मैं। आपको कोई स्पेसिफिक डाउट आ रहा है कि सर ये वाले विषय में ये वाला टॉपिक कहां से पढ़ूं, क्या ये पुस्तक सही है, क्या ये नोट सही है, यहां से पढ़ूं, क्या मैं इतना टाइम मतलब आपको यार तैयारी कैसे करूंगा, मतलब तो यह है कि आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक, है ना। आप बैठे हो, आप सोच लो कि ये आदमी बता देगा, ऐसे नहीं होता। थोड़ा परिश्रम आप कीजिए, आप स्पेसिफिक डाउट पूछिए, मैं उसको निश्चित तौर पे सॉल्व करूंगा। आप में से जो लोग अक्सर ही शिकायत करते हैं कि मैं आपके संदेशों का जवाब नहीं दे रहा, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि मेरे को उनका जवाब नहीं पता होता। आप पूछते हैं सर मैं तैयारी कैसे करूं। यार मतलब पढ़ो, मतलब इसका एक शब्द का उत्तर है पढ़ाई करो, तैयारी होगी। वो उत्तर मैं देना नहीं चाहता कि यार पढ़ाई करो, फिर आपको लगेगा कि यार ये कैसा जवाब हुआ। तो कृपया ये ध्यान रखें कि मतलब स्पष्ट सवाल पूछें आप, है ना। स्पेसिफिक सवाल पूछें जिसका स्पेसिफिक जवाब दिया जा सके। ये एक स्किल है जिसका आप विकास करना चाहेंगे तो आप में ये एक स्किल का विकास होगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं भाई आज की चर्चा। हम सभी ने अब तक नाम तो सुन ही लिया होगा बिप्रजॉय चक्रवात का, है ना। बिप्रजॉय चक्रवात में समहाउ मैंने ये देखा कि चक्रवात से ज्यादा एक रिपब्लिक भारत एक समाचार चैनल है ना, एक न्यूज चैनल है रिपब्लिक भारत। उसकी एक एंकर हैं, उनका जो स्टूडियो की हरकतें थी वो ज्यादा चर्चा में रही पूरे चक्रवात से लेके, कम से कम ट्विटर पे, जिस सोशल मीडिया को मैं थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करता हूं, उस पर मैंने ये देखा कि भाई चक्रवात की खबरें कम आ रही हैं, लेकिन वो एक एंकर हैं जो छाता पकड़े हुए हैं अपने स्टूडियो के अंदर, और वो ऐसे हिलडुल रही हैं जैसे आंधी से वो गिरने वाली हैं और छाता उड़ने वाला है, और वो इस प्रकार का कारनामा वो कर रही थी, इस प्रकार का तमाशा वो कर रही थी। उनकी ज्यादा चर्चा रही पूरे चक्रवात में। तो यार ये हमारे देश की जो मीडिया है उसकी दुर्दशा को दिखाता है।
कि हमारे देश की मीडिया का समाचार बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका ड्रामा करने में इंटरेस्ट है। देखिए, मैं कई बार सोचता हूं कि वो जो लड़की थी, एक युवा महिला पत्रकार है, वो कोई, मैं नाम नहीं जानता उनका, लेकिन बहुत युवा लग रही थी। अभी ताजा ताजा किसी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई होंगी, जर्नलिज्म कॉलेज से। उनको लगता होगा कि वो पत्रकार बनेंगी, कुछ अच्छा काम करेंगी, सूचनाएं पहुंचाएंगी लोगों तक। पर एंकर बनी, सफलता है भाई, बहुत बड़ी सफलता है आज की मीडिया में एंकर बन पाना। और एंकर बनने के बाद उनको उनका प्रोड्यूसर ये सब करने को बोल रहा है कि जो तुम छाता पकड़ के हवा में ऐसे ऐसे जैसे आंधी चल रही हो ऐसी एक्टिंग करो। तो मैं बार बार कहता हूं कि उस पत्रकार की कोई गलती नहीं है। देखिए, सत्ता का जो संकेंद्रण है वो इस प्रकार से है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी, वो पत्रकार जो है वो ऐसा नहीं करेगी, तो कोई और करेगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, कोई और करेगा। तो अब क्या है, ये एक जो एक मिक्स बन गया है कि हमें न्यूज सर्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनता को भी न्यूज नहीं चाहिए, तमाशा देखना है ना, उसको एक ड्रामा देखना है, ड्रामेटाइजेशन देखना है। इसका खास तौर पे हमने देखा जब यूक्रेन युद्ध हुआ था। मैं कहीं पर एक एपिसोड देख रहा था न्यूज लॉन्ड्री का, जहां पे आया था कि यूक्रेन युद्ध के समय किस किस तरह के थंबनेल्स, और आप देखते हैं ना, हर हमारे प्रोग्राम के ऊपर भी एक थंबनेल लगा होता है, एक चित्र, किस प्रकार के, जैसे हमारे में क्या होता है, हिंदी में हिंदू मेरा फोटो लगा होता है, भाई अतुल जैन 19 जून एपिसोड फलाना, ऐसा लिखा होता है कुछ, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इन सब का लोगो लगा होता है। लेकिन आप देखेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय किस किस तरह के थंबनेल लगाए गए। क्या भस्म हो जाएगी दुनिया, अमेरिका का दांव, दुनिया बर्बाद, मतलब सब मर जाएंगे, मतलब किस किस तरह के थंबनेल्स लगाए गए। इसको क्लिकबेट कहते हैं कि आदमी ये देखेगा, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा थंबनेल है, उस पर क्लिक जरूर करेगा एक बार कि देख लेते हैं। अंदर कुछ नहीं है, अंदर वो एक ही वाक्य बार बार कहेंगे, एक ही वाक्य बार बार कहते जाएंगे कि बाइडन ने कहा है कि वो रूस की मनमानी नहीं चलने देंगे। तो उसके बाद क्या बोलेंगे, रूस की मनमानी जो है उसको नहीं चलने देंगे, ये बाइडन ने कहा है। तो ये हमारे मीडिया में चलता रहता है आजकल। खैर, इससे दूर हम रहते हैं। आप इस कार्यक्रम को, अगर, मैं हमेशा बोलता हूं कि धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, कराने वाले जो लोग हैं, हम असली न्यूज बन जाएंगे और ये न्यूज चैनल जो है वो कॉमेडी हो जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए हम न्यूज करते हैं। मैं आपको छाता पकड़ के ऐसे डांस करके नहीं दिखाऊंगा भाई, उतना डांस मेरे को नहीं आता और ना ही मेरी कोई इच्छा है वो करने की। तो यार, बिप्रजॉय चक्रवात आया। बिप्रजॉय चक्रवात जो था वो अरब सागर की तरफ से आया। हम सभी जानते हैं, भारत का अगर आप तट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहां पर अरब सागर है, आप सभी जानते हैं, इतना तो भूगोल यार आता ही होगा आपको। और यहां पर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना, ये हमको पता है। सामान्य तौर पर चक्रवात जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही आते थे। आज से अगर आप 20 साल पहले देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादा चक्रवात और ज्यादा प्रचंड चक्रवात जो आते थे वो बंगाल की खाड़ी में आते थे। आपको याद होगा सुपर साइक्लोन आया था। आप में से कुछ लोग अगर उड़ीसा वगैरह से हो या आंध्र से हो, वैसे हिंदी के कार्यक्रम में शायद नहीं होंगे, लेकिन तब भी, तो इधर पूरा आपका आंध्र और उड़ीसा पे भारी बर्बादी करी थी। एक सुपर साइक्लोन आया था बहुत साल पहले। तो ये क्षेत्र जो है, यहां से चक्रवात ज्यादा आते हैं। भूगोल में आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे कि धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण अब क्या हो गया है, अरब सागर से भी नॉर्मली हर साल 2 साल में चक्रवात जो हैं वो चलने लगे हैं। ठीक है, चक्रवात क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, साथ में बारिश, और क्योंकि समुद्र के ऊपर से आता है तो उनमें वाष्प होती है, उनमें बादल होते हैं, और उन बादलों को लाकर वो चलते हमेशा रहते हैं। समुद्र के ऊपर तो हमेशा चलते रहते हैं। हमको पता कब चलता है, जब वो पृथ्वी पे आते हैं, जब वो किसी लैंड मास पे आते हैं। तो इस बार ये जो चक्रवात था, इसका प्रभाव जो था वो गुजरात में पड़ा, और वो गुजरात के ऊपर, यहां राजस्थान है, यहां पर पड़ा। बाकी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश हुई। जैसे मैं मुंबई में रहता हूं, यहां पर भी बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई। विप्रजॉय चक्रवात के कारण मौसम अच्छा हो गया, गर्मी कम हो गई, तो हमको तो ठीक लगा। लेकिन चक्रवात जो होता है वो अपने आप में बड़ा विध्वंसक हो सकता है। बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तूफानी बारिश होती है, घर मकान बिल्डिंग गिर जाते हैं। मुझे याद है जब सुपर साइक्लोन आया था, मेरे ख्याल से सन 2000 कुछ में आया था, तो विशाखापट्टनम का पूरा एयरपोर्ट डूब गया था, बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो इस बार भी क्या हुआ, गुजरात और राजस्थान पर विप्रजॉय का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण संपत्ति का नुकसान हुआ। निश्चित तौर पे घर गिर गए, बिजली के खंभे गिर गए, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो एक आपका बिजली प्रदान करने का पूरा नेटवर्क होता है वो तहस नहस हो गया, ध्वस्त हो गया। संपत्ति का काफी नुकसान आपको देखने को मिला। लेकिन एक जो अच्छी चीज इसमें कही जा सकती है कि इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े भूभाग में चक्रवात आके टकराया, लेकिन कैजुअलिटी कितनी हुई, 2 लोगों की मौत हुई।
तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि 2 लोग जो मरे वो महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत दुखद बात है 2 लोग भी मरे, लेकिन अगर इस प्रकार का चक्रवात आता है तो तकरीबन कितनी मौतें पहले होती थीं, इस बात को एक बार हम समझेंगे तो हमको समझ में आएगा। 1998 में गुजरात की तरफ ही चक्रवात आया था जिससे 3000 लोगों की मौतें हुई थी। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि हम कहां से कहां आए हैं। तो उसके पहले 1998 इत्यादि में जब चक्रवात आया था तो करीब 3000 लोगों की मौत उसमें हुई थी। और यह वाला चक्रवात जो है बिपरजॉय चक्रवात उससे तेज था, उससे ज्यादा सीवियर था। इसमें जो करीब 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। ये जो मैंने आप छोटा सा फोटो भी लगाया, आप देख पा रहे होंगे शायद, ये समुद्री वेव्स हैं जो आपके स्थल पे आके टकरा रही हैं। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या बदल गया कि यार जहां पहले हजारों की संख्या में लोग मरते थे, अब शायद मृत्यु 0, 1, 2 इस प्रकार की मृत्युएं हमको देखने को मिलती हैं। इसका कारण है विज्ञान की प्रगति कि यार मौसम विज्ञान जो है दुनिया भर में उसने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है। जैसे बिपरजॉय चक्रवात जो है वो आने वाला है और ये देश के किस किस हिस्से से टकराएगा, ये कितना इंटेंस होगा, मतलब कितना तीव्र होगा, इससे कितने विध्वंस की आशंका है, जमीन के अंदर ये कहां तक जा सकता है, ये सारी सूचना लगभग परफेक्ट यानी कि लगभग पूरी तरह से एक्यूरेट हमारे पास 11 जून को थी। 16-17 जून में आया, हमारे पास 5 दिन पहले इन सारी चीजों की परफेक्ट सूचना थी। तो यार अगर आप ऐसे किसी जिले के कलेक्टर हो जहां पर बिपरजॉय आने वाला है तो आपका काम तो एकदम सिंपल है। आपको पता है 5 दिन बाद एक ऐसा चक्रवात आने वाला है जो इस क्षेत्र के सारे मकानों को गिरा देगा, जो इस क्षेत्र में भारी हानि करेगा, भारी विध्वंस करेगा। तो आप क्या करोगे? आप लोगों को इवैक्यूएट कराओगे, आप लोगों को उनके घरों से निकालोगे और आप लोगों को कहीं सुरक्षित जगह लेके जाओगे, अंदर की तरफ लेके जाओगे। जो लोग यहां कहीं रहते थे तटीय क्षेत्रों पे, उनको अंदर की तरफ लेके जाया गया। यह काम किया गया और यह माना गया कि करीब 1 लाख लोगों को, ठीक है, करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया, जिसके कारण उनकी जान माल की रक्षा हो पाई। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार 5 दिन पहले हमको सूचना मिली तो हम इस प्रकार के कदम उठा पाए, इस प्रकार के कदम प्रभावी तरीके से और समय से पहले उठा पाए। अगर समय के बाद उठाते, आने के बाद तो आप करोगे तो आप क्या कर सकते हो, है ना, कुछ खास नहीं कर सकते। तो 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें हवाएं चल रही थी, ठीक है। तो ये एक वैज्ञानिक प्रगति का बहुत बड़ा द्योतक है, बहुत बड़ा एक साइन है ना। हम जब कहते हैं कि यार ये जो हम उपग्रह छोड़ते हैं, कई बार ये इस तरह की चर्चाएं मैंने सुनी है कि यार ये गरीब देश है हम, एक है ना, एक चर्चा कई बार आती है कि यार ये जो वैज्ञानिक तरीकों से हम इतने उपग्रह छोड़ते हैं अंतरिक्ष में, इसका लाभ क्या है, इससे मिलता क्या है, इसका फायदा क्या है। इसका फायदा देखो ये सब होता है, आपको एकदम सही एक्यूरेट आप प्रिडिक्शन कर पाते हो, आपका जो आप जिस प्रकार के मॉडल बना पाते हो कि भाई एक चक्रवात देखिए, क्योंकि याद रखिएगा कोई भी प्राकृतिक फिनोमेना जो होता है वो मनुष्य के कहने पे नहीं चलता, है ना। वो चक्रवात कोई आपको एकदम एक्यूरेट नहीं बताएगा। हर साल ऐसा एक आध बार होता है कि चक्रवात चलता है, फिर वो अपना रास्ता बदल लेता है और भारत में या फिर जमीन पर नहीं टकराता, ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, तो आपको इसके लिए बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल बनाने पड़ते हैं कि एक चक्रवात जो इस जगह पे उठा, इस गति से चल रहा है, वो अगर आएगा तो कितना नुकसान करेगा, कहां पे टकरा सकता है, इस तरह की चीजों को आप देखने की कोशिश करते हो। तो हमारा जो वैज्ञानिक प्रगति है, वैज्ञानिक तरक्की जो है, वो इसमें बहुत ज्यादा बड़ा योगदान कर पाती है, ठीक है। बाकी आपको मैंने बताया ही कि सामान्य तौर पे बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आते थे, लेकिन अब जो है जलवायु परिवर्तन के कारण ये बार बार देखा जाने लगा है कि अरब सागर में भी चक्रवात धीरे धीरे बनने लगे हैं। कभी किसी अन्य क्लास में आपके साथ चर्चा में इस पर एक छोटी सी मैं अलग से क्लास ही ले लूंगा, या फिर पर्यावरण वाले सर जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे। एनवायरमेंट की भी क्लासेस आज से शुरू हुई हैं, स्टडी IQ IAS हिंदी पर, आप उनको रेफर कर सकते हैं। ये बताया जाएगा आपको कि क्या पर्यावरणीय कारण ऐसे हैं कि अब अरब सागर में भी धीरे धीरे हमको चक्रवात का जो फिनोमिना है वो देखने को मिलने लगा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज यार ये आती है कि चलिए चक्रवात तो आने शुरू हो गए, ठीक है, चक्रवात आने लगे, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने इस बार लोगों को शिफ्ट कर दिया, लेकिन जैसा आपको मैंने बताया कि अब अरब सागर में भी चक्रवात आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है। अब ज्यादा चक्रवात अरब सागर में आने लगे हैं। तो क्या आप लोगों को हर साल शिफ्ट करोगे?
क्या आप लोगों को हर 6 महीने में शिफ्ट करोगे? चक्रवात तो बहुत जल्दी जल्दी भी आ सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी और बढ़ सकती है। तो अपने आप में ये बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है कि जब भी चक्रवात का आसार लगे आप लोगों को उठा के शिफ्ट करो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ। ये प्रैक्टिकल नहीं लगता, प्रैक्टिकल नहीं है ना ये तो, कि आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओ। तो उसके लिए हमको अपने तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हम इन चक्रवातों को बर्दाश्त कर पाएं। निश्चित तौर पे कभी इतना बड़ा चक्रवात आएगा बिपरजॉय जैसा, तो हमें खाली करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सही बात है। लेकिन अगर थोड़ा कम इंटेंस चक्रवात भी आता है तो भी हमारे को खाली कराने की आवश्यकता ना पड़े, इसका अरेंजमेंट हमको करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे तटीय क्षेत्रों में सामान्य तौर पे पूर्वी तट पे हम कंस्ट्रक्शन जो होता है, हमारा निर्माण जो होता है, भवन निर्माण, उसके लिए हम नियमों का पालन काफी मजबूती के साथ करते हैं कि यार तटीय क्षेत्रों में जो कोस्टल जोन रेगुलेशंस होते हैं कि कितने इलाके को आपको खाली छोड़ना है, भवन की ऊंचाई कितनी हो सकती है, भवन निर्माण के नियम अलग होते हैं, उनका पालन पूर्वी तट पे सामान्य तौर पे किया जाता है। अब यह बहुत जरूरी है कि पश्चिमी तट पे भी हम जो हमारे कोस्टल जोन के रेगुलेशंस हैं, जो हमारे नियम कायदे हैं तटीय क्षेत्रों के, उनका पालन करने की कोशिश करें, क्योंकि बड़े बड़े इलाके हैं। मुंबई पड़ता है यहां पे, बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, गोवा आपका पूरा इधर पड़ेगा, आपका पूरा केरल इधर पड़ेगा। तो हमको ये तटीय क्षेत्र के जो नियम कायदे हैं इनका पालन हम करना शुरू करें, यह जरूरी है। इसके अलावा जैसा कि पर्यावरण में आप बार बार पढ़ते हो कि मैंग्रोव और लगाने की आवश्यकता है। अक्सर शहरीकरण के कारण और ये जो हमारा शहरी विकास हुआ है इसके कारण जो मैंग्रोव वन होते हैं, जो कि बहुत घने वन होते हैं, और समुद्र यहां तक अगर मान, जैसे समुद्र है और यहां जमीन है, तो यहां बीच में अगर बहुत घने मैंग्रोव होते हैं तो वो एक प्रकार का बफर का काम करते हैं। यानी कि जब तेजी से समुद्री चक्रवात या तूफान या समुद्री लहरें आती हैं तो उनको रोकने का काम करते हैं। ये एक प्रकार का प्राकृतिक बफर होते हैं जो प्रकृति ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया है, हमने उसे काटा है। प्रकृति ने यह बफर हमको बना के दिया था, हमने उस बफर को काट काट के शहर बनाए हैं। तो हमको यह अब जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि इन मैंग्रोव्स का विकास हम एक बार दोबारा करना शुरू करें, ताकि हमारे पश्चिमी तट पे भी, मतलब देखिए बिपरजॉय जैसा कोई तूफान आएगा तो आपको हटना पड़ेगा, सही बात है, लेकिन अगर उससे कम इंटेंसिटी के तूफान आते हैं तो हमको हटने की आवश्यकता हर बार ना पड़े, उन तूफानों को कमजोर किया जा सके, उनको रोका जा सके। इस प्रकार का प्राकृतिक अरेंजमेंट अगर हम कर पाएंगे तो ही हम वास्तविक अर्थों में इस प्रकार के साइक्लोन्स के लिए तैयार होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आया है, और क्योंकि इस चीज पे बड़ी चर्चा होती है आजकल दुनिया में, बहुत जगह बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। कई सारे यूरोपीय देश ऐसे हैं जो इस बात की संभावना को तलाश रहे हैं कि यार क्या सप्ताह में 4 ही दिन काम किया जाए। या आप में से कई लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे मतलब देश में, हमारे यहां भी बहुत सारी कंपनियां सप्ताह में 5 दिन काम करती हैं, हमको 6 दिन करना होता है। लेकिन अब यूरोप में कई सारे देशों में चर्चाएं ये चल रही हैं कि मनुष्य का अपना जीवन और काम, उनके बीच में सही संतुलन कितना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के छात्र रहे हैं, आपका ऑप्शनल है पबैड, तो आप इस बात को समझेंगे, आप पढ़ेंगे भी इस बात को तब, कि यह माना गया है और यह सत्य भी पाया गया है कि भाई अगर आप मजदूरों से जरूरत से ज्यादा काम कराते हो तो कोई लाभ नहीं होता, आपको आउटपुट उतना ही आता है। मतलब ये आप अपना बारे में भी सोच लो ना, कि अगर आप एकदम इंटेंट के साथ, मोटिवेशन के साथ 4 घंटे पढ़ो या आधे अधूरे मन के साथ 8 घंटे पढ़ो, पढ़ाई बराबर ही होती है कि नहीं होती है? इनफैक्ट कई बार मैं कहूंगा आधे अधूरे मन के साथ 8 घंटे पढ़ने पे कम पढ़ाई होती है। ये बात सही है कि नहीं है? तो आप, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं फोन वगैरह हटा के पढ़ना चाहिए। जितने भी देर पढ़ना है एकदम फोकस करके पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 4 घंटे पढ़ते हो कि 14 घंटे पढ़ते हो। ठीक है, तो वही सेम चीज यहां पर है। तो ये एक जो चर्चा है कि भाई आदर्श वर्किंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसमें एक दूसरी पक्ष की बात तमिलनाडु ने कुछ वक्त पहले की। तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, एक बिल लाया जिसके तहत जो सामान्य मजदूरों का जो काम करने का दिन होता है, वर्किंग डे, वो अब तक 8 घंटे का होता है, कि मजदूर की जो शिफ्ट होती है वो 8 घंटे की होती है। तो तमिलनाडु सरकार एक कानून लाई कि ये 8 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया जाए, कि मजदूर का जो एक दिन काउंट होगा वो 8 घंटे नहीं 12 घंटे का काउंट होगा। यानी कि कोई भी कंपनी कानूनन तौर पे किसी मजदूर से
उसको जो डेली वेजेस देती है उतनी वेजेस देके 12 घंटे काम करा सकती है। अब इसका विरोध होना लाजिमी है। ऑब्वियसली जितने भी मजदूर संगठन थे उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। बहुत सारे, बहुत भारी भरकम व्यापक इसका विरोध हुआ तमिलनाडु में, और उसके बाद तमिलनाडु ने आखिरकार इस विधेयक को वापस ले लिया। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि चलो हम ये नहीं करेंगे। ठीक है। हैरानी की बात इसमें यह है कि यह बिल तमिलनाडु में आया। इसमें हैरानी की बात यह है क्योंकि तमिलनाडु जो है भारत में एक ऐसा राज्य रहा है जिसने ऐतिहासिक तौर पे औद्योगिक विकास किया है। तमिलनाडु में औद्योगिक विकास अच्छा खासा हुआ है, लेकिन औद्योगिक विकास और मजदूरों के जो जीवन की दशाएं हैं उनके बीच में संतुलन बनाने को लेकर भी तमिलनाडु ने शानदार काम किया है। आप अगर देखेंगे तो आपको तमिलनाडु जो है वो उन्नत दिखेगा, विकसित दिखेगा काफी, और आप ये देखेंगे कि वहां की सरकार दर सरकार जो है वो धीरे धीरे उन्होंने मजदूरों की दशा को बदतर नहीं होने दिया है। देखिए, भारत में अक्सर यह माना जाता है, देखिए पहले इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि किसी भी जगह पर उद्योगपति क्या चाहता है। उद्योगपति यह चाहता है कि भाई हमारे उद्योग में लाभ बढ़े, चाहता है कि नहीं चाहता, है ना। और इस थोड़ा सा ये बैकग्राउंड है, इसको समझ लीजिए, ये क्योंकि बहुत जगह इस्तेमाल होगा, तो बैकग्राउंड समझ लीजिए इसका, तो आपको ये सारी न्यूज अच्छे से समझ में आएंगी कि यार उद्योगपति क्या चाहता है। वो चाहता है लाभ बढ़े, वो लाभ में उन्नति चाहता है। ये उद्योगपति का किसी का भी मोटिवेशन है। कोई भी उद्योगपति है वो चाहता है कि यार मेरा जितना प्रॉफिट है वो बढ़े, और तो कोई मोटिवेशन नहीं होता एक निजी उद्योग का। अब लाभ बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप अपनी आय बढ़ाओ या फिर आप अपने खर्चे कम करो। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि आय और खर्चों का जो अंतर होता है वही तो लाभ होता है। भाई आप 100 रुपए कमाते हो, 70 रुपए खर्च करते हो, तो 30 रुपए आपका लाभ हुआ। तो आपको आपका लाभ बढ़ाना है तो या तो आप अपनी आय बढ़ाओ, 120 रुपए कमाओ, या फिर आप अपने खर्चे जो है 70 रुपए से घटा के 50 रुपए कर दो। ये दो तरीके हैं आपके पास। अब हो क्या गया है बेटा, कंपटीशन के कारण, प्रतियोगिता के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण, भाई दुनिया भर की कंपनियां हैं। अभी आय बढ़ाने का क्या तरीका है कि आप अपनी चीजों के दाम बढ़ाओ। आप अपनी चीजों के दाम बढ़ाओ। आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते? चीजें महंगी कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप चीजें महंगी करोगे तो क्या आप प्रतिस्पर्धा में टिक पाओगे? भाई आप एक पेन बेच रहे हो 100 रुपए का, पड़ोस वाली कंपनी बेच रही है 75 रुपए की, तो यार लोग उसका ही खरीद लेंगे, आपका क्यों खरीदेंगे यार? है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो आपका आय बढ़ाने के जो एवेन्यूज हैं ये बड़े सीमित हो गए हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा है। आप अपनी चीजों के दाम नहीं बढ़ा सकते, आप अपनी प्रोडक्शन को जो और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, सीमित हो गया है। तो हर कंपनी क्या ढूंढती है कि खर्चे कैसे कम किए जाएं। खर्चे कम करने पे कंपनियां ध्यान केंद्रित करती हैं। अगर आप देखोगे तो वैश्वीकरण के तहत भारत में जो इतनी सारी कंपनियों ने अपने ऑफिस खोले, विदेशी कंपनियों ने ये भी इसीलिए खोले कि भाई भारत में ऑफिस सस्ते खुल जाते हैं, संपत्ति अपेक्षाकृत सस्ती है, पढ़े लिखे समझदार शिक्षित लोग अपेक्षाकृत सस्ते मिल जाते हैं, है ना। विदेशों की तुलना में तो सस्ते ही है निश्चित तौर पे, तो इसीलिए भारत में उद्योगों का विकास हुआ। और जो आपके उद्योग धंधे भी हैं वो ये सोचते हैं कि हम किसी तरह से और सस्ते लोग लेके आते रहें। तो आप अपने मजदूरों की जो आय है उसको कम करने की एक प्रक्रिया चली, ये एक फैक्ट है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि भारत का जो हम कहते हैं ना कि इतने स्टार्टअप आ गए हैं भारत में ज्यादातर स्टार्टअप जो हैं वो मजदूरों के उत्पीड़न पर आधारित हैं। कि आप कहीं पर भी, आप किसी भी स्टार्टअप में जो आपके यहां जो ग्राउंड पे आदमी काम कर रहा है उससे बात करके देखिए, वो आपको अपने उत्पीड़न की कहानी सुनाएगा। आप जोमैटो, बड़े बड़े स्टार्टअप कौन से हैं हमारे? जोमैटो है। आप जोमैटो के किसी एक व्यक्ति से बात करके देखिए जो खाना डिलीवर करता है, वो आपको बताएगा सर मुझे तो दिन के 50 रुपए कमाई होती है या 70 रुपए कमाई होती है। आप ओला, उबर, आपके यहां ओला बहुत बड़ा स्टार्टअप है भारत का, आप ओला कैब के ड्राइवर से बात कीजिए, वो भी आपको सेम कहानी सुनाएगा कि सर दिन के 100 रुपए भी नहीं बचते मेरे को, तो या 250 रुपए भी नहीं बचते, वो आपको सेम कहानी सुनाएगा। तो जितने ये स्टार्टअप्स हैं, ज्यादातर स्टार्टअप्स जो हैं वो आपके जो वर्कर उनके यहां काम कर रहा है उसको कम पैसे देके अपने खर्चे कम करने की तकनीक पर आधारित हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकांश की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यार ये जो एक असमंजस है कि आप अपने वर्करों का उत्पीड़न करके उनकी आय कम करते जाओ, तमिलनाडु की सरकारों ने, भले वो डीएमके की सरकार रही हो या एआईएडीएमके की सरकार रही हो, उन्होंने हमेशा इसको रोकने की कोशिश की है। लेकिन यहां पर
आपको यह देखने को मिला कि तमिलनाडु की सरकार ने ही एक तरह से यह कह दिया कि मजदूर जो है वो 12 घंटे भी काम करेंगे, ये हम कानून बना देंगे। तो सरकार ने बाद में, हालांकि उन्होंने वापस लिया, तो सरकार ने कहा कि यार इससे क्या होगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भाई इन्वेस्टर जो आएगा कि इंडिया का मजदूर और सस्ता हो गया, इंडिया में लागत और कम हो गई। ये सोच के मजदूर जो है, माफ कीजिएगा, निवेशक जो है वो भारत की ओर रुख करेगा, निवेशक भारत की ओर आएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि यार तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य था जहां संरचनात्मक परिवर्तन हुआ। संरचनात्मक परिवर्तन क्या हुआ, मतलब लोग जो है वो कृषि से उद्योगों की तरफ गए। अगर आपने एनसीईआरटी देखी है तो क्योंकि आजकल मैं एनसीईआरटी बैच पढ़ा रहा हूं, तो ये जो है तमिलनाडु जो है वो सबसे पहला ऐसा राज्य था जहां से लोगों ने कृषि को छोड़कर उद्योगों का रुख करना शुरू किया। और साथ के साथ लेकिन तमिलनाडु ने तब भी अपने यहां गरीबी नहीं आने दी, गरीबी को भी खत्म करने का काम किया। तो तमिलनाडु सरकार ऐसे कदम उठा क्यों रही है, इसका उत्तर दरअसल आंकड़ों में है। यह आर्टिकल आपको बताता है, आंकड़े आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यह बताता है कि तमिलनाडु में आप देखोगे तो एक प्रकार का आर्थिक डिस्ट्रेस चल रहा है। वहां के लोगों को एक प्रकार की आर्थिक समस्या आ रही है, लोग वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, जो कृषि में संलग्न लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। 85 लाख से 1,05,00,000 तक हो गई है। और ये ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा से आ गए कि चलो यार मुझे तो खेती से बड़ा प्यार है ना, इनको इनके अंदर का कोई मनोज कुमार जो हीरो था वो जाग गया कि मेरे देश की धरती सोना उगले, चलो हम खेती बाड़ी करेंगे, ऐसा इनको कुछ नहीं हुआ। भैया उद्योग धंधों में कमाई होनी बंद हो गई, नौकरियां मिलनी कम हो गई, नौकरियां समाप्त हो गई उद्योगों में। तो संकट के तहत ये लोग जो हैं वो धीरे धीरे अपने कृषि की तरफ लौटे। पिछले 10 साल में करीब 20 लाख अतिरिक्त लोग कृषि में लग गए। और आप कहेंगे सर आबादी भी तो बढ़ी होगी, तो यहां देखिए साथ के साथ उद्योगों में जो काम कर रहे थे लोग, उनकी संख्या घट गई। 65 लाख लोग पहले तमिलनाडु में उद्योगों में काम कर रहे थे, पिछले कुछ वर्षों में यह संख्या 7 लाख से घट गई है, 58 लाख तक आ गई है। भाई किसी भी राज्य के लिए चिंता की बात है कि आप निवेश कर रहे हो, नए उद्योग लगा रहे हो, औद्योगिकीकरण कर रहे हो। इससे क्या सिद्ध होता है कि आपके यहां निवेश हो रहा है। अगर आप निवेश के आंकड़े देखेंगे तो निवेश हो रहा है, लेकिन वो निवेश जो है वो वास्तव में नौकरियां उत्पन्न नहीं कर रहा। तो एक आंकड़ा इसने दिया है कि प्रति 1 करोड़ रुपए तमिलनाडु में, अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे पिछले वर्षों का, मात्र 0.1 नौकरी पैदा हुई है। पिछले कुछ वर्षों में मात्र इतनी नौकरी पैदा हुई है, यानी कि 10 करोड़ रुपए के निवेश पे 1 नौकरी उत्पन्न हो रही है, जबकि बाकी राज्यों में यह औसत जो है 0.3, 0.35, 0.58 की रेंज में रहा है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो तमिलनाडु जो एक उसका इतिहास रहा है, हमेशा विकास और मजदूरों के हितों में संतुलन को उसने बनाकर रखा है। जरूरत यह है, तो तमिलनाडु शायद एक तरह से डेस्परेट मूव कर रहा है कि यार हम क्या करें, अपने यहां निवेश और बढ़ाएं। लेकिन लेखक यहां पर वही कहते हैं कि निवेश की कमी तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि निवेश की कमी प्रॉब्लम है। तमिलनाडु जो है वो समस्या का गलत समाधान ढूंढ रहा है। समस्या है, निश्चित तौर पे समस्या है, आंकड़ों से हमको दिखाई देता है कि समस्या है, लेकिन समस्या का तमिलनाडु गलत समाधान ढूंढ रहा है। तमिलनाडु को क्या चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि निवेश नहीं है, निवेश तो है, क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि निवेश नहीं है, निवेश है, पर निवेश और नौकरियों के बीच का जो संतुलन है वो टूट चुका है। तमिलनाडु को इस पर काम करना चाहिए कि निवेश जो है वो नौकरियां भी पैदा करे। ये कैसे होगा, जब आप अपने यहां कौशल विकास में इन्वेस्ट करोगे, जब आप अपनी जनता की स्किल ट्रेनिंग करोगे, उनको पढ़ाओगे लिखाओगे, उनको बेहतर औद्योगिक प्रशिक्षण दोगे, तो नौकरियां ज्यादा बनेंगी। इसके अलावा आप अपने यहां आधारभूत संरचना का विकास करो। इससे क्या फर्क पड़ेगा, फिर से हमेशा बेसिक्स पे जाना है। देखो इकोनॉमिक्स में मैं हमेशा बोलता हूं, इकोनॉमिक्स जो होता है, जो लोग मेरे से पढ़े हुए हैं इकोनॉमिक्स फाउंडेशन बैच में, इकोनॉमिक्स सबसे बेसिक सब्जेक्ट है। थोड़े से बेसिक पता होंगे, हर चीज आप समझ सकते हो केवल बेसिक से। बेसिक क्या था, आपको पढ़ाया था, वो क्या चाहता है, खर्चा कम करना। उद्योगपति चाहता है खर्चा घटे। अगर आपके यहां आधारभूत संरचना बेहतर है तो खर्चा घट जाएगा या नहीं घट जाएगा उद्योगपति का। आपको माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगते हैं 2 दिन, अगर सड़कें शानदार हैं वो 1 दिन में पहुंच जाएंगे, खर्चा घट गया कि नहीं घट गया। तो आपके पास खर्चे घटाने के दूसरे एवेन्यूज हैं, दूसरे तरीके हैं, उनसे खर्चा घटाइए, ना कि मजदूरों का उत्पीड़न करके। यह तमिलनाडु को करना चाहिए, ऐसा यह आर्टिकल सजेस्ट करता है। ठीक है भाई,
चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए जी यार, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि उन्हें लिखा किसने है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होते कि वो उनमें क्या लिखा है, वो ठीक है जनरल बात लिखी है वो बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किसने लिखे हैं। तो यार आज जो ये एक आर्टिकल आया है जिस पे हम बात करेंगे सुल्तान अल जबर के बारे में, ये सज्जन जो हैं जिनका फोटो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इनका समर्थन करते हुए एक आर्टिकल लिखा है। दो लेखक हैं उसके, एक है शेख हसीना और एक है मोहम्मद नशीद। शेख हसीना हम सभी जानते होंगे, शायद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, हम जानते हैं शेख हसीना को। मोहम्मद नशीद जो है वो मालदीव्स के स्पीकर हैं और पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, मालदीव के सबसे शक्तिशाली राजनेताओं में से एक हैं, पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, अभी वर्तमान में स्पीकर हैं। तो दो अलग अलग देशों के बड़े बड़े नेता, एक तो कतई प्रधानमंत्री, मतलब शेख हसीना वाजिद तो यार मतलब प्रधानमंत्री कब से हैं और कब तक रहेंगी पता नहीं, ठीक है। ऐसे दो बड़े बड़े भीमकाय नेताओं ने एक आर्टिकल लिखा है एक व्यक्ति के समर्थन में। तो ये क्या है, ये आईआर है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस है बेटा, कि ये क्या कर रहे हैं, खुल के अपना समर्थन, अपना पक्ष जो है दुनिया भर के अखबारों में व्यक्त कर रहे हैं। भारत में व्यक्त करने के लिए उन्होंने द हिंदू को चुना है, द हिंदू में अपना संपादकीय के तौर पे आर्टिकल छापा है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई COP 28 होने वाला है, आप जानते हैं COP 28 कहां होने वाला है, UAE में होने वाला है, संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। COP क्या होता है, पर्यावरण को लेकर दुनिया भर के जो नेता हैं उनकी बैठक होती है, जहां पर आपके पर्यावरण को लेकर चर्चा होती है वगैरह वगैरह, ये हम जानते हैं। शर्म एल शेख में हुआ था पिछला वाला, हम ये भी जानते हैं, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता के लिए UAE के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उद्योग मंत्री हैं, सुल्तान अल जबर, इनको चुना गया है। तो यार COP में क्या होता है कि इसकी मेजबानी कौन करेगा, यह क्या होता है, क्षेत्रवार तय होती है कि एक बार एशिया करेगा, एक बार अफ्रीका करेगा, इस प्रकार से तय होती है। फिर उस क्षेत्र के जो देश होते हैं वो आपस में चर्चा करके एक अध्यक्ष को मनोनीत कर लेते हैं कि भाई, तो आमतौर पे कोई नियम नहीं है, आमतौर पर उस क्षेत्र का ही कोई एक नेता, कोई एक मंत्री जो होता है वो इसके अध्यक्षता के लिए मनोनीत किया जाता है। तो इस बार सभी देशों ने आपस में मिलकर, जो भी इस क्षेत्र के देश होंगे उनको लगा कि सुल्तान अल जबर जो हैं ये UAE के विदेश मंत्री हैं, बहुत बड़े बिलियनियर भी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति खुद भी हैं ये, तो इनको अध्यक्षता के लिए चुना जाए, ये इस बार COP की अध्यक्षता करें, ऐसा तय किया गया। तो भाई यूरोप के और अमेरिका के कई सारे सांसदों ने चिट्ठियां लिखनी शुरू की हैं और उन्होंने कहा है कि अल जबर को अध्यक्षता न करने दी जाए, इनको पद से हटाया जाए। बेसिकली इनको COP का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। कारण क्या देते हैं वो, कारण ये देते हैं कि भाई सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेटा ये होता है जहां पे आप जो है अपने ही हित के निर्णय ले पाओ, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मान लो कि आप UPSC के एस्पिरेंट हो, आप UPSC की परीक्षा दे रहे हो, लेकिन साथ के साथ जो है आप स्वयं ही ये करो कि UPSC का पेपर कैसे तय होगा। मान लो आप UPSC का पेपर देने वाले हो और आपके परिवार का कोई व्यक्ति, आपके पिताजी UPSC के पेपर सेट करने वाली कमेटी में जाके बैठे हों, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि नहीं हो गया। मैं आपको बता देंगे वो क्या आने वाला है पेपर, थोड़ा सा हिंट कर देंगे, ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपके सुल्तान अल जबर साहब हैं, ये अबू धाबी तेल कंपनी के CEO हैं, एक बहुत बड़ी तेल कंपनी है अबू धाबी तेल कंपनी, उसके CEO हैं, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, हितों का टकराव हो रहा है। COP क्या देखता है कि भाई तेल इत्यादि का कंजम्पशन कम हो, जिससे प्रदूषण कम हो, लेकिन जो आदमी खुद एक तेल कंपनी का CEO है वो ये निर्णय कैसे लेगा। सवाल जायज है, सवाल में कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक चर्चा जो है ये उठी, यूरोप और अमेरिका के कई सारे सांसदों ने इस बाबत चिट्ठियां लिखी कि अल जबर साहब को ये पद नहीं लेना चाहिए, उनको इस पद पे नहीं बैठने देना चाहिए, इस पद से उनको दूर रखने की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने लिखा, ठीक है। तो यहां पर बांग्लादेश और मालदीव ने बेसिकली खुलकर
अल जबर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि यह मांग पूरी तरह से गलत है और उन्होंने कहा है कि यार देखो, जलवायु परिवर्तन की जो लड़ाई है ना, इसमें यह फालतू के टकराव लाने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश और मालदीव ने बेसिकली यह कहा है कि यार आप लोगों के लिए यह जो है एक शौकिया चीज होगी कि हां चलो जलवायु परिवर्तन है, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, हमको रोजाना नुकसान हो रहा है ना। आप लोग जो हैं पश्चिमी देशों में बैठे हुए हैं, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे को डेली जलवायु परिवर्तन से नुकसान हो रहा है, हमारे यहां लोग मर रहे हैं, हमारे को घाटा हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह के फजूल के विवाद आप ला रहे हैं कि इस आदमी को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, उसको अध्यक्ष बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, लड़ाई, साझी लड़ाई जो है वो कमजोर होती है। तो हमें बड़े मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ऐसे मुद्दों के बारे में कि अरे ये तो एक तेल कंपनी का सीईओ है तो इसको नहीं बनाएंगे, किसी और को बनाएंगे। तो ये इस प्रकार की जो छोटी चर्चाएं हैं उन्हें हमें छोड़ना होगा, उनसे हमें आगे बढ़ना होगा, ये हसीना वाजिद और नशीद साहब कहते हैं। आगे ये अल जबर साहब की भी तारीफ करते हैं और कहते हैं ये अल जबर साहब जो है ये मफदर नाम की भी एक कंपनी चलाते हैं जो कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए कटिबद्ध है। भाई एक कंपनी का कोई आदमी सीईओ है तो उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो आदमी स्वच्छ ऊर्जा के लिए काम नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि वे मफदर नाम की भी कंपनी चलाते हैं जो कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए कटिबद्ध है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि अबू धाबी तेल कंपनी जो है उसको भी हम 2030 तक अबू धाबी स्वच्छ ऊर्जा कंपनी जैसा बना देंगे एकदम, वो भी स्वच्छ ऊर्जा में बहुत निवेश करेगी। साथ के साथ वो ये कहते हैं कि भाई ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा अपने देश में शक्तिशाली हैं और इसके कारण ये इस बात को भी समझेंगे कि जो ऋण चक्र जो है, जिसके कारण क्या होता है, विकासशील देश स्वच्छ ऊर्जा में निवेश नहीं कर पाते। ऋण चक्र क्या है, जो आपको पता है ना, जहां पे पाकिस्तान फंसा था और श्रीलंका फंसा था कि इतना डेट हो गया है गरीब देशों पर, विकासशील देशों पर इतना ऋण हो गया है, इतना ऋण हो गया है कि वो बस उसका ब्याज देने के अलावा और कुछ कर ही नहीं पा रहे। जबकि स्वच्छ ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, निवेश चाहिए, पैसा चाहिए। तो विकासशील देश विकसित देशों से यही तो कहते हैं कि यार आप हमसे कहते हो स्वच्छ ऊर्जा लाओ, भैया पैसे किधर है हमारे पास, आपने हमें ऋण चक्र में ऐसा फंसा के रखा हुआ है। तो इन ऋण चक्रों को भी हमको जो है सरल करना पड़ेगा, इनसे निकलना पड़ेगा। इसमें यूएई से नेतृत्व की हमको अपेक्षा है। एक धनी देश है यूएई, अल जबर साहब खुद एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इन समस्याओं को समझेंगे और शायद हमको नेतृत्व प्रदान करेंगे कि हम इन समस्याओं से बाहर सरलता से आ पाएं। इसके अलावा शर्म एल शेख में जो हानि और क्षति कोष बना, शर्म एल शेख की बैठक आपको याद है, एक ही चीज उसमें अचीव हुई थी, यह था कि भाई जिन देशों को वास्तविकता में पर्यावरण में परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को कॉम्पनसेट करने के लिए, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हम एक हानि और क्षति कोष बनाएंगे। ठीक है, हालांकि केवल घोषणा हुई थी, ऐसा कोई भी कोष बनने में समय लगता है, तो वो समय कब लगेगा, कितना होगा, कब बनेगा, कितना कॉर्पस इसमें जाएगा, यह अभी तक स्पष्ट है नहीं। तो उन्होंने यह भी कहा कि यार ये जो है हानि और क्षति कोष जो है, आप लोगों ने खाली अनाउंस कर दिया, फिर कुछ किया तो है नहीं उस पर। तो भाई हम जैसे देशों को ऐसे कोष की जरूरत है। वो बताते हैं कि भाई हमको तो मतलब बिलियंस का नुकसान हो रहा है जलवायु परिवर्तन से, तो ऐसा कोष जो है वो ऐसे कोष में पैसा डाला जाए और वो पैसा सही तरीके से देशों में वितरित हो, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए भी हमें अल जबर साहब का एक प्रभावशाली नेतृत्व जो है वो चाहिए। तो बेसिकली अल जबर साहब का महिमा मंडन किया है इस आर्टिकल में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि जो विकासशील देश हैं उनकी तरफ से शेख हसीना और मोहम्मद नशीद साहब जो हैं वो एकदम खुलकर सामने आए हैं कि भाई विकसित देशों को या पश्चिमी देशों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो सीओपी का अध्यक्ष कौन हो, इस तरह की चीजों पर टीका टिप्पणी करें। उनको कोई अधिकार नहीं है। ये एक संस्थागत चीज है, ये एक संस्थागत तरीके से चलेगी, इसको चलाने का एक सही संस्थागत तरीका है, वो प्रक्रिया ही फॉलो होनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को चुना गया है तो उसके चुने जाने का हमको सम्मान करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस तरह की चीजें देखें कि यार ये तो एक तेल कंपनी का सीईओ है, इसके हित तो एक तेल कंपनी में भी निहित हैं। क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो एक पद पे है, वो व्यक्ति जो है वो एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो वहां पे अपनी निजी क्षमता में नहीं आया हुआ है। ये हमको समझने की आवश्यकता है। और ये जो लड़ाई है ये एक साझी लड़ाई है। पर्यावरण, अगर जलवायु परिवर्तन होगा सबको नुकसान होगा, ये बात मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूं।
तो इस लड़ाई को उसी तरह से लड़ा जाना चाहिए कि भाई इसमें अगर कोई नुकसान होगा तो सबको ही होगा और उस नुकसान की भरपाई भी सबको साथ मिलकर करनी पड़ेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इस तरह के छोटे मोटे जो विवाद हैं उनको छोड़ देना चाहिए और संयुक्त रूप से प्रयास हमें करने चाहिए। इतनी बात यहां पे कहते हैं। तो विकसित और विकासशील देशों के बीच जो टकराव वाली स्थिति मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं जलवायु परिवर्तन को लेके, हो सकता है हमें उसका एक नया राउंड, एक नया एपिसोड आने वाले दिनों में देखने को मिले। ठीक है, चलो। अच्छा, फिर से यार एक दो आर्टिकल आए हैं कि अमेरिका जब जा रहे हैं प्रधानमंत्री तो वहां पे उन्हें क्या करना चाहिए। मैं जानबूझ के वो आर्टिकल्स छोड़ रहा हूं, कोई मतलब नहीं है उनका। एक तो वो आर्टिकल मैं छोड़ रहा हूं, दूसरा मणिपुर को लेकर अब बार बार आर्टिकल आ रहे हैं जो बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किस तरह से वहां की राज्य सरकार जो है वो पूरी तरह से निष्प्रभावी सिद्ध हुई है। एन बीरेन सिंह की सरकार बेसिकली मणिपुर को उन्होंने छोड़ दिया है जलने के लिए कि जो हो रहा है होने दो। ये भी आज के अखबार में दो आर्टिकल्स आए हैं, लेकिन ये मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूं, आप जानते ही हैं। एन बीरेन सिंह की मैंने मतलब जितनी आलोचना करी है इस कार्यक्रम में, उतनी तो मैंने आज तक जिंदगी में किसी मुख्यमंत्री की नहीं करी होगी, तो ये आप जानते ही हैं। तो उन चीजों को रिपीट करने का कोई लाभ है नहीं। ठीक है, अगर आप में से किसी ने पुराने एपिसोड्स मेरे पिछले हफ्ते के नहीं देखे हैं और आपको मणिपुर पे एक पर्सपेक्टिव चाहिए, परिप्रेक्ष्य चाहिए, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप पिछले वीक के एपिसोड्स देख लीजिएगा, उनमें मैंने मणिपुर पे बहुत चर्चा कर दी है। और एक नीति है ये कि मैं वही सेम चीज रोज रोज पढ़ाऊं, उसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उसको मैंने आज छोड़ा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि यार मणिपुर पे तो इतने सारे आर्टिकल्स आज आए हैं, एक भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि पिछले हफ्ते वो हम कवर कर चुके हैं। तो यार एनसीईआरटी पर विवाद चल ही रहा है, आपको पता है। एनसीईआरटी पे दो तरह के विवाद चल रहे हैं। तो एक विवाद पर आज एक आर्टिकल आया है, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा। दो विवाद क्या हैं पहले आपको यह बता दूं। एक तो एनसीईआरटी ने अपनी जो किताबें हैं उनमें विज्ञान के करिकुलम को परिवर्तित किया है। एनसीईआरटी ने यह कहा है कि भाई हमने रैशनलाइज किया है, कि हमने अपने करिकुलम को ज्यादा एक तरह से उपयुक्त बनाया है, पहले वो उपयुक्त नहीं था। एक तो विज्ञान का विवाद है ये। दूसरा सामाजिक विज्ञान जो होती है, पॉलिटिकल साइंस की जो किताबें हैं, राजनीति शास्त्र की जो किताबें हैं एनसीईआरटी में, उनमें भी एनसीईआरटी ने काफी तब्दीलियां की हैं, काफी परिवर्तन की हैं। ये परिवर्तन काफी राजनीतिक माने जा रहे हैं। तो उसके कारण कुछ जो प्रमुख भारत के राजनीति शास्त्री हैं, सुहास पालेकर साहब हैं और योगेंद्र यादव साहब हैं, उन्होंने एनसीईआरटी से आग्रह किया है कि भाई आपके पास पावर है, आप किताबें बदल सकते हैं, लेकिन इन किताबों में लेखक के तौर पे हमारा नाम लिखा हुआ है, तो कृपया आप हमारे को लेखक की लिस्ट से हटा दीजिए, क्योंकि आपने इन किताबों में जो परिवर्तन कर दिए हैं वो हमने नहीं लिखे, और इस तरह की किताबों के साथ हम नहीं चाहते कि हमारा भी नाम जाए लेखक के तौर पे। तो आप ये कर दीजिए, बस अभी किताबें बदलना आपका अधिकार है, आप बदल सकते हैं, बस आप लेखक के तौर पे हमारा नाम मत दीजिए, क्योंकि ये जो परिवर्तित किताबें हैं इनके साथ हम अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते। तो एनसीईआरटी, मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है, एनसीईआरटी उनकी ये मांग भी नहीं मान रही है। मतलब लेखक के तौर पे अब भी उनका ही नाम जा रहा है, जबकि वो कह रहे हैं यार ये हमने नहीं लिखा, मतलब हमने पहली वाली किताब लिखी थी, आपने बदल के एकदम बदल दी उसको, ये बुक हम नहीं लिखना चाहते। तो खैर वो विवाद अलग है, उस पर एडिटोरियल आया नहीं है, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे आज, कभी और करेंगे, आएगा निश्चित तौर पे, जब आगे आएगा तब करेंगे। आज जो है एक विज्ञान वाले विवाद पे आर्टिकल आया है, जिसको ममदाला जगदेश कुमार जो हैं, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे, उसके बाद यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं एम जगदेश कुमार, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है और उन्होंने एक तरह से विज्ञान का जो सिलेबस बदला गया है उसकी आलोचना की है, जो कि अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि जगदेश कुमार जो हैं वो काफी हद तक सरकार समर्थक माने जाते हैं। एकेडमिक सर्कल्स में ये बात एकदम स्पष्ट है कि जगदेश कुमार जो हैं वो बिल्कुल सरकार समर्थक व्यक्ति हैं, लेकिन तब भी उन्होंने इसका विरोध किया है। तो एक मतलब स्कॉलरली बात है, इसको समझते हैं। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, पाठ्यक्रम को संतुलित करने के लिए कुछ अध्यायों को हटाया है। क्या क्या हटाया है? आवर्त सारणी हटाई है, जैसे पीरियोडिक टेबल। आप में से कई लोगों ने जिनको स्कूल की साइंस याद है, आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल क्या होती है, जहां पे जितने भी एलिमेंट्स विज्ञान में होते हैं, जितने भी तत्व आपके रसायन शास्त्र में होते हैं, उन सबकी टेबल बनाई जाती है ना, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। और मेंडलीफ नाम के एक व्यक्ति ने ये आवर्त सारणी बनाई थी पहली बार, पीरियोडिक टेबल, और बहुत बड़ा वैज्ञानिक कदम था ये। बहुत बड़ा वैज्ञानिक कदम क्यों था? क्योंकि एक पैटर्न ढूंढा था उसने कि अच्छा इतने संख्याओं के बाद तत्वों की जो प्रवृत्तियां हैं, जो उनके गुणधर्म हैं, वो मिलते हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, और साथ के साथ क्या हुआ था कि उसने ये भी किया था कि कहीं कहीं पर उसने जगह खाली छोड़ दी थी।
कि यार ये जो है यहां पर कोई तत्व नहीं मिल रहा है मुझे डालने के लिए, तो वो जगह खाली छोड़ दी कि ये एलिमेंट अभी तक खोजा नहीं गया है, आगे खोजा जाएगा। तो आगे जब एलिमेंट्स खोजे गए तो मेंडलीव की जो भविष्यवाणियां थी वो एकदम सही निकली उस मामले में। तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक ये कदम था। इसके अलावा डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत जो है कि भाई धर्म ये कहता है कि सारे मानवों को सारे मानवों को ईश्वर ने बनाया, विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता। विज्ञान उसकी एक वैज्ञानिक थ्योरी देता है, चार्ल्स डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने दी है, कि भाई किस तरह से अलग अलग प्रजातियों के जरिए मनुष्यों का विकास हुआ। इन चीजों को हटाया गया है, 9th 10th के सिलेबस से इनको हटा दिया गया है। एनसीईआरटी ने जस्टिफिकेशन क्या दिया है? एनसीईआरटी ने कहा कि यार देखो, हमने इन्हें आने वाली क्लासेस में डाला है, इनको हटाया नहीं है, लेकिन हमने 11th और 12th में इनको डाल दिया है। उसको लेके विवाद यह है, जो आपको मैं पिछले हफ्ते पढ़ा भी चुका हूं, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वीं कक्षा के बाद विज्ञान नहीं पढ़ते। ये बात सही है, कॉमर्स पढ़ सकते हैं, आर्ट्स पढ़ सकते हैं, तो वो बच्चे इस साइंटिफिक थिंकिंग से बचे रह जाएंगे। ठीक है, वो ये चीज उनको नहीं मिलेगी। जबकि ये जगदेश कुमार साहब भी कहते हैं कि यार ये बहुत बेसिक साइंटिफिक चीजें हैं, ये पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में वैज्ञानिक टेम्परामेंट का विकास होता है, एक वैज्ञानिक सोच का विकास होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक्स हैं विज्ञान के, इनको हमें पढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट 10वीं क्लास तक, जब तक बच्चा कोई स्पेशलाइजेशन चूज नहीं करता है कि यार मैं आर्ट्स पढ़ूंगा कि साइंस पढ़ूंगा कि कॉमर्स पढ़ूंगा, तब तक उसे जितने भी विषय हैं उन सबके बेसिक्स जितने पढ़ाए जा सकते हैं पढ़ाए जाने चाहिए, ताकि वो अच्छे से अपनी रुचि विकसित कर पाए, अच्छे से अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाए। ठीक है, एनसीईआरटी क्या कह रही है? तो यहां जगदेश साहब कहते हैं कि इसको लेके अगर लोग कह रहे हैं कि ये गलत कदम है, तो वो गलत नहीं कह रहे, ये कदम तो गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि फिर जगदेश कुमार साहब ये भी कहते हैं कि यार ये बात सही है। एनसीईआरटी का स्पष्टीकरण क्या है? एनसीईआरटी ने यह कहा है कि यार देखो, कोविड में स्कूल रहे बंद, है ना, ये फैक्ट है, हम सभी जानते हैं। कोविड में स्कूल रहे बंद, और स्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चों की जो सीखने की गति थी, सीखने की क्षमता थी, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। ये बात सच है, हम सभी इस बात को जानते हैं। घरों से बच्चों ने स्कूलिंग करी, जितने प्रभावी तरीके से बच्चे स्कूल में पढ़ पा रहे थे, उतने प्रभावी तरीके से बच्चे घरों पे नहीं पढ़ पाए। ठीक है, कई बार डिजिटल डिवाइड भी था, लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे जिस पे वो क्लास कर पाए। दूसरा, कई बार यार लोगों के घरों में जगह नहीं होती, ये फैक्ट है ना। हम सबको भाई वर्क फ्रॉम होम का आराम उसको है ना जिसका घर ऐसा हो कि वहां पे काम किया जा सके। मुझे याद है, मैं जिस कंपनी में काम करता था, वहां पर पीक जब कोविड था, जब मैं मुंबई में था, यार मुंबई में महामारी फैली हुई थी कोविड की, तब भी मेरे ऑफिस के 30-40 लोग ऑफिस आके काम करते थे। खास तौर पे जो लोग सेल्स वगैरह में थे, जिन्हें फोन करने होते थे, तो उनसे पूछा मैंने कहा यार इतनी बीमारी फैली है, तुम लोग ऑफिस में क्यों आ रहे हो, घर से काम करो। तब उन लोगों ने बताया कि सर हमारा एक कमरे का घर है, उस एक कमरे के घर में हम 8 लोग रहते हैं, तो यार वहीं पे मेरा भाई भी काम कर रहा है, मेरी बहन पढ़ रही है, वहां बैठ के मैं कॉलिंग कैसे करूंगा, तो मेरे को शांति मिल ही नहीं सकती मेरे घर में। तो एक मेरी टीम में एक सेल्स वाला व्यक्ति होता था, वो बोलता था सर मैं बाथरूम में बैठता हूं पूरे दिन और वहां से फोन करता हूं, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है मेरे घर में किसी को कॉल करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो समझा यार, ये जो है परिस्थितियां आपको समझनी चाहिए। तो कोविड के कारण बहुत लोग जो है उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी आ गई थोड़ी सी, कि वो अपने ज्ञान को ठीक से विकसित नहीं कर पाए। तो एनसीईआरटी ने यह कहा है कि भाई क्योंकि बच्चों की सीखने की क्षमता घट गई है और वो अगली क्लास में चले गए हैं, तो जो बच्चा 7वीं 8वीं क्लास में कोविड में घर पे रह गया, उसने 7वीं 8वीं क्लास का ढंग से नहीं सीखा, लेकिन 9वीं क्लास में वो आ गया है क्योंकि एग्जाम नहीं हुए। तो 9वीं क्लास में अगर हम सिलेबस को बहुत डिफिकल्ट कर देंगे, मुश्किल कर देंगे, तो उस बच्चे को दिक्कत होगी। तो इसीलिए हमने सिलेबस का सरलीकरण किया है, यह एनसीईआरटी का कहना है। तो जगदेश कुमार साहब कहते हैं कि एनसीईआरटी को एक स्पष्टीकरण यहां पे और दे देना चाहिए कि ये जो है, ये पाठ्यक्रम जो घटाया गया है, ये एक अस्थायी बदलाव है, कि 1-2 साल जब तक हमें लगता है कि कोविड के कारण जो बच्चों का ज्ञान कम हुआ, बच्चों की लर्निंग एबिलिटी कम हुई, सीखने की क्षमता, सीखने की गति कम हुई, जब तक उसको हम ठीक से उसकी भरपाई ना कर पाए, केवल तब तक के लिए सिलेबस कम किया गया है। एक बार जब हमें लगेगा कि बच्चों का लर्निंग कर्व जो है वो वापस आ गया है, मे बी 1 साल 2 साल 3 साल बाद, तब हम इस सिलेबस को दोबारा रिस्टोर कर देंगे, पहले जैसा ही इस सिलेबस को कर देंगे। यह एक स्पष्टीकरण एनसीईआरटी की तरफ से आ जाना चाहिए। अगर यह आता है तो इस विवाद को हमें समाप्त कर देना चाहिए, जो कि एक सही सोच है, मेरे विचार में बिल्कुल सही सोच है ये,
ये एकदम सही थॉट है कि बच्चों के हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है कि उन पर अतिरिक्त दबाव जो है वो ना पड़े, क्योंकि कोविड एक ऐसी परिस्थिति थी जो हम में से किसी के नियंत्रण में नहीं थी। ये यहां पे जगदेश कुमार साहब का विचार है, इसको आप याद रखिएगा। ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है सिलेबस को बदलने का। ठीक है, चलिए तो चलिए आज के प्रश्न कर लेते हैं, समय भी लगभग हो चला है। आज के प्रश्न कर लेते हैं। इनमें से सत्य कथन पहचानिए। चक्रवात की तीव्रता का आकलन वायु की गति के आधार पर होता है। ठीक है, ये क्योंकि आपने बहुत सारे न्यूज देखे होंगे, बिल्कुल होता है। 115 किलोमीटर था, इसलिए वेरी सीवियर इसको बोला गया था। ये सही बात है। अरब सागर में चक्रवात नहीं आते हैं, अभी अभी बिपरजॉय आया। कम आते हैं लेकिन नहीं आते हैं, ये तथ्य तो गलत है। तो ये भी आप याद रखो, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नहीं आते हैं। यार ये तो कभी नहीं हो सकता, हर जगह थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो अब ज्यादा आने लगे हैं, लेकिन पहले भी कभी कभार आते ही थे। तो नहीं आते हैं स्टेटमेंट तो गलत ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होगा। सही बात है, यूएई में होगा। COP का अध्यक्ष मेजबान देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है। नहीं, कई बार मेजबान देश के बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष हो। दूसरा कथन आपका यहां पर गलत हो गया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति चुना जाता है अध्यक्षता के लिए। यह आपका आज का तमिलनाडु के आधार पर सवाल है। औद्योगिक विकास मजदूरों के हितों की कीमत पर करना एक अनुचित सोच है। चर्चा कीजिए। यहां पे याद रखिएगा, देखिए अक्सर क्या होता है, बच्चे इसके बहुत रैंडम आंसर लिख के आते हैं इस तरह के सवालों के। इसीलिए मैं आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक पढ़ाता हूं एकदम। आपके उत्तर की शुरुआत ही इकोनॉमिक्स के बेसिक से होनी चाहिए, जो बेसिक आपको सिखाया, खर्चे कम करने वाला बेसिक। ठीक है, तो आपको औद्योगिक विकास करना है, सही बात है, लेकिन वो मजदूरों के हितों की कीमत पे अगर आप करने की सोच रहे हो तो आपकी सोच जो है वो गलत है, आपकी सोच जो है वो अपरिपक्व है। इस पर आपको चर्चा करनी है। एग्जाम्पल दे सकते हो आप, स्टार्टअप इकोसिस्टम का दे सकते हो, आप तमिलनाडु का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप कहीं और से भी, बाहर के देशों की भी एग्जाम्पल आप ढूंढ के इसमें ला सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा सवाल है, इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट में पॉइंट वाइज इसके उत्तर लिखने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जाते जाते आपको एक बार दोबारा बता दूं यार, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अब से तकरीबन 1 घंटे बाद हमारा पहला COP बैच शुरू होगा। इस बैच से आप किसी भी भाषा में जुड़ सकते हैं, हिंदी में भी, आप इंग्लिश बैच भी ले सकते हैं, और आप जो बाइलिंगुअल बैच होता है इंग्लिश, आप वो भी ले सकते हैं। AJ लाइव कोड आप लगाएं और आप मात्र 29,999 में इस बैच से जुड़ सकते हैं। पूरी एंड टू एंड तैयारी, ठीक है, 30,000 रुपए में आपकी एंड टू एंड तैयारी आपको यह बैच करा के देगा। ये आप इस बात को याद रखें। इसके अलावा आपको एक आपके ऑप्शनल के अलावा किसी चीज के लिए कोई खर्चा नहीं करना होगा। अब से 1 घंटे बाद क्लास शुरू हो जाएगी। जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए, आज जुड़िए, कल जुड़िए, क्योंकि आज जो है इसकी इंट्रो क्लास होगी और कल से प्रॉपर पढ़ाई इसमें शुरू हो जाएगी। ज्यादा समय वेस्ट नहीं किया जाता, कल से प्रॉपर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो आप आज का समय ले लेंगे तो आप इंट्रो भी कर पाएंगे अच्छे से। AJ लाइव कोड लगाइए तो आपको ये कोर्स मात्र 29,999 का मिलेगा। फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, 1 हफ्ते की क्लास उसमें आपकी छूट चुकी है, पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं आपको उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। AJ लाइव के साथ आप 17,499 में इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ अगर आप मेरे साथ संपर्क स्थापित करना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी तरह की चर्चा के लिए, तो अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहां पे मैं बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं करता हूं, पहले ही बता रहा हूं। atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। इन तरीकों से, इन माध्यमों से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा कल को शाम को फिर से 4 बजे। लेकिन हाँ, कल के दिन, संडे के दिन मेरे 2 लेक्चर्स आए हैं। एक आया था नोट्स बनाने को लेकर, बहुत लोग पूछते हैं नोट्स बनाने को लेकर, तो एक वो लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। एक और मेरा लेक्चर है जिसमें हमने ये चर्चा करने की कोशिश की है कि यूपीएससी की तैयारी जो है आपको, वो इस परीक्षा के अलावा और किन चीजों के लिए किस प्रकार से तैयार करती है। 2 बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो कृपया उनको जरूर देखिएगा। आप सभी का मेरे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कल मिलूंगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।